Good morning, student. It's 12:31. Okay. Now we started the classes. We start now. Okay. देखो लास्ट क्लास में हम यहाँ क्लोज किए थे क्लास को. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम. ठीक. क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में मैंने बताया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. ओपन सिस्टम में क्या होगा कि हीट और मैटर, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ कल का. ठीक है. मैटर और हीट, मैटर और हीट अ, दोनों ही इस सिस्टम से बाहर निकल सकते. ठीक है. मतलब एमिट हो सकते हैं. तो हीट कैसे, जब हम एक वाटर बॉईल, एक टोप लेते हैं, टोप में वाटर बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वाटर बॉईल हो रहा होता है और उसके ऊपर हम हाथ थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो हमें फील होता है कि हमें गर्म लग रहा होता है, मतलब हीट ट्रांसफर हुई. ठीक है. हमारे हाथों तक हीट पहुंची तो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हीट हमारे हाथों तक आई. मैटर कैसे निकलेगा, वो जब वाटर बॉईल हो रहा है तो वो वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, और वो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, मतलब मैटर भी बाहर निकल रहा है. तो ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. अब क्लोज सिस्टम में मैंने यहाँ पे एक लीड रख दिया, एक ढक्कन रख दिया, उसी टॉप पर मैंने एक ढक्कन रख दिया. तो अब मुझे हीट तो मुझे समझ में आएगा कि हीट दिख रही, फील होगा कि यदि मैं उसके ऊपर हाथ तो मुझे हीट आ रही है, ये फील होगा. या हम साइड में हाथ लगाए तो हमें गर्म समझ में आएगा, या यहाँ से भी थोड़े दूर पे भी हाथ रखे तो हमें लगेगा हीट है यहाँ पर. ठीक है. इसका मतलब इससे बाहर निकल रही है, सिस्टम से बाहर हीट निकल रही है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है. तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी. ठीक है. पर मैटर की बात करें तो यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, यदि वाटर बॉईल हो भी रहा है तो उसके वेपर्स बाहर नहीं निकल रहे, मतलब गैस फॉर्म में भी वो बाहर नहीं निकल रहे. यदि गैस फॉर्म बन भी रहा है तो वो अंदर ही है. इसका मतलब मैटर नहीं निकलेगा यहाँ से, तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर होगा. ठीक है. फिर तीसरा सिस्टम हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे तो इस टाइप की बॉटल है ना जिसमें हम 24 घंटे पानी ठंडा रहता है, या फ्लास्क ले लो जी, जिसमें हम चाय वगैरह लेके जाते हैं, यदि बाहर जाना रहता है तो दूध या चाय लेके जाना रहता है तो वो जो थर्मस होते हैं. ठीक है. तो थर्मल फ्लास्क बोलते हैं उसको. तो वो जो सिस्टम रहता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम. मतलब ना तो बाहर की एनर्जी अंदर आती है, हीट एनर्जी, ना अंदर की हीट एनर्जी बाहर जाती है. तो इसमें क्या होगा, मैटर तो क्लोज है टोटल, तो मैटर तो नहीं जाएगा, लेकिन हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा है कि जिससे अंदर की हीट बाहर ना जाए. ठीक है. जैसे हम ठंडे पानी की बोतल लेते हैं ना जो 24 घंटे पानी ठंडा रहता है बोलते हैं, उसमें ये सिस्टम रहता है. तुम देखोगे कि बीच में गैप रहता है. ठीक है. वाटर ऑलरेडी हैवी रहती है, दो बॉटल रहती है, और दो बॉटल के बीच में गैप रहता है, और जो अंदर वाली बॉटल रहती है ये वाली, उसमें पानी भरा जाता है. ठीक है. तो ये जो है ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम. इसमें ना तो हीट ट्रांसफर हो रही है और ना ही मैटर ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. तो कल हमने यहां तक देखा था और यहाँ पर क्लास को क्लोज किया था. ठीक है. अब इसके आगे का टर्म हम देखेंगे. ठीक है. इसके आगे अब हम इसमें ये हो गया सिस्टम का क्लासिफिकेशन. आपको सिस्टम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है. पूरा जो थर्मोडायनामिक्स है वो पूरा सिस्टम पर बेस्ड है. तो आपको सिस्टम क्या होता है, जैसे ही सिस्टम बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है. ठीक है. अब इसके आगे हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस.
थर्मोडायनामिक प्रोसेस, देखो थर्मोडायनामिक्स है बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। बस क्या है कि हमें उसको बस समझ लेना है अच्छे से, उसके अंदर घुस के मतलब कंफ्यूजन करने वाली चीजें बहुत है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये सब, क्या हीट है क्या एनर्जी है क्या वर्क डन क्या होता है, फिर टेम्परेचर क्या होता है, ये सारी चीजें। लेकिन माइन्यूटली यदि हम इसको पढ़े और बहुत ध्यान से यदि हम इसे पढ़े तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं रखा है इसमें, थोड़ा सा बस ये उसके अंदर घुस जाना है डीपली, हमें थोड़ा सा उसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है, वीडियो भी कंसंट्रेशन के साथ देखो, और जब आप बुक पढ़ते हो, बुक की रीडिंग करते हो तो भी बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं चाहिए, कान में बल्कि कुछ और डाल करके भी बाहर की भी आवाज ना सुनो, और पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के वो चीजें देखो और सुनो, तो आपको थर्मोडायनामिक्स इतना इजी लगेगा, बहुत इजी है, ठीक है। वही वही चीजें काफी बार रिपीट होती है। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में क्या आएगा कि ये हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क क्या होता है, तो अब ये जो सारी चीजें हैं, अभी हमने जीरोथ लॉ देखा था, अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उसके लिए अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस में क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है, जैसे मैंने ये सिस्टम बनाया, ये एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिया, ठीक है, एक ये ग्लास लिया, इसमें ये वाटर लिया, यहाँ वाटर क्या है, सिस्टम है, हम सारे एग्जाम्पल में वाटर लेंगे क्योंकि बहुत इजीली हम समझते हैं कि उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है, ठीक है, इसलिए हम यही एग्जाम्पल लेके पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझ लेते हैं। तो ये एक ग्लास है, ग्लास में मैंने वाटर लिया, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है कि ये जो सिस्टम है इसका स्टेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्या आएगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट चेंजिंग जो होती है या चेंज होती है, वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। अब स्टेट मतलब लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, ये सारी चीजें सिस्टम की, सिस्टम मतलब आ गया दिमाग में कि सिस्टम मतलब क्या है, ये जो अंदर चीज है ये है सिस्टम, ठीक है। तो इसकी जो भी स्टेट चेंज होगी, वो स्टेट हम जो चेंजिंग ऑफ स्टेट है वो हम ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कैसे स्टेट चेंज होगी, कैसे हीट ट्रांसफर होगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसके लिए ये एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, यही एग्जांपल है एक्चुअली, ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के ये अंदर का टेम्परेचर मैं ले लेती हूँ TS, ठीक है, सिस्टम के बाहर एनवायरमेंट है, इसका टेम्परेचर ले लेती हूँ मैं TE, ठीक है। तो इसके लिए हीट ट्रांसफर कब कब हो, पहले तो ये TE इज इक्वल टू TS है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, तो नो हीट ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा यदि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अब देखो, TS इज ग्रेटर देन TE, क्या होगा, सिस्टम का, सिस्टम का जो टेम्परेचर है ज्यादा है, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो ये अपनी हीट एनवायरमेंट को देगा, ठीक है, ये अपनी हीट कहाँ देगा, एनवायरमेंट को देगा, ठीक है, और कब तक देते रहेगा, जब तक ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये हीट ट्रांसफर हो रही है,
ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये सिस्टम हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो इस समय जो सिस्टम होगा, ठीक है, इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी कैसी होगी, ये सिस्टम एनर्जी दे रहा है। अब टेम्परेचर दे रहा है या हीट दे रहा है, वो सेम ही बात हो गई। तो क्या हो गया, सेम बात हो गई। तो क्या हो गया कि ये हीट दे रहा है, दे रहा है मतलब यहां हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, की हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हमें सिर्फ सिस्टम याद रखना है। सिस्टम एनर्जी दे रहा है मतलब उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी होगी नेगेटिव। क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, तो यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q इज नेगेटिव। किसका ध्यान रखना है हमको, एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखना है, ध्यान किसका रखना है, सिस्टम का। यदि सिस्टम एनर्जी दे रहा है, देगा कब, जब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी तभी देगा। एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी वो देगा। तो जब वो देगा, दे देगा, तो इसकी तो एनर्जी लॉस हुई ना, तो ये एनर्जी का लॉस करेगा, इसलिए इसकी एनर्जी होगी नेगेटिव। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन टीई इज ग्रेटर देन टीएस। अब क्या होगा, अब एनर्जी किसको मिलेगी, अब सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है। तो एनवायरमेंट सिस्टम को एनर्जी देगा, मतलब सिस्टम एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब हमको किसको फोकस करना है, सिर्फ सिस्टम को। सिस्टम एनर्जी दे रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे मैंने कुछ टर्म्स ऐसे लिखा है। तो ये देख लो, सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। अब ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसको हमने इंटरनल एनर्जी बोल दिया। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, या तो वो दे रहा है या वो ले रहा है। ठीक है, जब वो एनर्जी दे रहा है तो नेगेटिव होगी, जब वो ले रहा है तो पॉजिटिव। क्यों, जब वो दे रहा है एनर्जी तो उसकी एनर्जी माइनस हो रही है, लॉस हो रही है उसकी एनर्जी का, इसलिए वो नेगेटिव। और जब वो ले रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो पॉजिटिव। वेंट, यहां पर ये ध्यान नहीं रखना है कि कोई लोन ले रहा है तो वो ऋणी हो गया तो माइनस आएगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज वाला सिस्टम है, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, भले ही वो ले रहा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, तो दिमाग में तुम्हारे वो लोन वाला सिस्टम ही रहेगा, लिया तो नेगेटिव और दिया तो पॉजिटिव, डोनर और एक्सेप्टर वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं रहेगा। When transfer of energy takes place between a system and its environment, we observe the following conventions. When the energy is transferred to system from its environment, it's positive. System gains energy. When the energy is transferred from the system to its environment, it is negative. यही समझाया मैंने कि यदि एनवायरमेंट को ये एनर्जी दे रहा है तो नेगेटिव है इसकी एनर्जी, और यदि ले रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यही चीज को बुक में थोड़ा डायग्राम के साथ समझाया, मतलब ये एक डायग्राम बनाया है इसमें। ठीक है, अब जो सिस्टम है ना, हम हमेशा ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे, सिस्टम ये ऐसा बना लेते हैं। तो ये है सिस्टम और ये है टीएस और ये बाहर है एनवायरमेंट टी। ठीक है, तो ये चीज बनाया है, यदि टीएस इज लेस देन टीई, मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, फिर दूसरा ये सिस्टम बनाया, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर Ts है और इसका Te है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Te इज लेस देन Ts ले लेते हैं, Ts इज ग्रेटर देन Te, मतलब Te इज लेस देन Ts,
तो क्या हो जाएगा, ये एनवायरमेंट को एनर्जी देगा सिस्टम, इसलिए यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपको सिंबॉलिकली आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो बात वही है, क्या ध्यान, जब सिस्टम एनर्जी दे रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, और जब सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। ये चीज आपको बार बार दिमाग में रिपीट करना है। ठीक है, और जब ना सिस्टम दे रहा है ना ले रहा है, मतलब कैसे, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तीसरी कंडीशन हम यहाँ ये बना लेते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, Ts और ये Te, तो Ts इज इक्वल टू Te, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब एनर्जी का न तो लॉस होगा न गेन होगा, तो एनर्जी, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब है कि इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी। ठीक है, इसके आगे आपकी बुक में जब ये सारा सिस्टम ये पढ़ोगे, ये समझोगे, उसके बाद एक टॉपिक है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम में हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से चेंज हो सकती है और कैसी कैसी कंडीशन में चेंज हो सकती है, हम इसकी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं। क्या लिखेंगे हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब ये जो चेंज है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो बाय हीटिंग, मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ये ऐसा एक बनाया हमने, डायग्राम में दिया हुआ है, ये पिस्टन है, क्योंकि हम ऐसा ही एग्जांपल ले लेंगे इसलिए पिस्टन पहले ही बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये सारे गैस मॉलिक्यूल है, इसको हमने हीट किया, एक बर्नर से इसको हीट दिया। ठीक है, हमने हीट देने से पहले इसकी जो एनर्जी थी वो 100 डिग्री सेल्सियस थी। ठीक है, अब हमने इसको हीट दिया तो ये एनर्जी हो गई आफ्टर हीटिंग। सेम चीज बनाएंगे, टू 100 डिग्री सेल्सियस ये ले रहे हैं। अपन ये कंसीडर कर रहे हैं कि पहले हमने, ये एक नॉर्मल थी बॉडी जिसमें कि पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ध्यान रखना ये पिस्टन है। ठीक है, इसको हमने क्या, पिस्टन क्यों रखा है, क्योंकि इससे वॉल्यूम जो चेंज होगा वो हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, बढ़ेगा तो पिस्टन पीछे हटेगा, कम होगा तो पिस्टन आगे हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पिस्टन रख रखा है। तो हमने जब यहाँ पे हीट दिया इसको, तो हीट देने से पहले ये थी 100 डिग्री सेल्सियस था इसका टेम्परेचर, और जब हमने हीट दिया तो इसका टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी उसने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी गेन किया। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसकी एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस से इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसी हो गई, बढ़ गई।
मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हमने ये एनवायरमेंट से, ये सिस्टम था, ये सिस्टम था और ये एनवायरमेंट में हमने ये चीज लगाई ना, ये जो बर्नर लगाया जिससे हम गर्म कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट से लगाया टीई। तो जब ये बर्नर चालू करेंगे तो इसके आसपास जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये थोड़ा ठंडा रहेगा। तो अब ये एनवायरमेंट से हीट कहाँ गई, ये सिस्टम में गई और ये सिस्टम में हीट जा करके इसने गेन किया, गेन करके इसकी हीट बढ़ गई और इसका टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसने एनर्जी लिया, इसलिए इसकी एनर्जी हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। आ रही है बात समझ में, ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि बाय हीटिंग हमने इसकी इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज किया या कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम एनवायरमेंट और सिस्टम ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या समझाना है आपको कि ये जो बर्नर हमने यूज किया वो एनवायरमेंट में है, जब ये बर्नर को हम चालू करेंगे, जलाएंगे, तो इसके एनवायरमेंट की एनर्जी टीई ये टीएस की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। और जब ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये एनवायरमेंट इस सिस्टम को एनर्जी देगा, एनर्जी देगा तो ये सिस्टम की एनर्जी, ये सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा तो इसकी एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से पहले यदि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था तो अभी ये 200 डिग्री सेल्सियस पर हो गया है। समझ में आया? तो ये एक प्रोसेस था, हमने उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। अब दूसरा एक प्रोसेस है जिसमें कि हम सिस्टम पर वर्क करते हैं, सिस्टम पर बाहर से वर्क करते या फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ सकती है। अब ये हीटिंग प्रोसेस से सिस्टम की एनर्जी बढ़ाना तो बहुत इजी था, समझ में आ गया बहुत इजीली कि हमने उसकी एनर्जी कैसे बढ़ाई। लेकिन अब ये समझना है कि सिस्टम पर हम वर्क करके उसकी एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये ही पिस्टन वाला हम एक ये सिलेंड्रिकल बॉडी लेते हैं जिसके की अंदर गैस है, ठीक है। अब ये यहां था पहले पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन पहले यहां था। अब हमने इस पिस्टन को इस साइड मूव किया, इस पर वर्क किया, किस पर, ये गैस पर वर्क किया, तो ये सिस्टम हमने इतना आगे बढ़ाया। तो अब ये जो पार्टिकल है जो इतनी जगह पर थे अब वो इतनी जगह पर, पार्टिकल उतने ही रहेंगे लेकिन क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि ये पार्टिकल उससे कम जगह पर एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, पर वो अंदर ही रहेंगे क्योंकि ये पैक है, ये ऐसा दिख रहा है पर ये भी पैक है। पिस्टन को हमने इस साइड सरकाया, पिस्टन पर हमने फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर दिया, तो क्या हुए, ये सारे गैस मॉलिक्यूल या फिर ये पिस्टन जितने में गैस मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो, ये जो जितने में गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। मतलब क्या हो गया, ये जो गैस मॉलिक्यूल है एक दूसरे के बहुत पास में आ गए, जब एक दूसरे के बहुत पास में आ गए तो इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब इनकी एनर्जी बढ़ गई। आ रही है बात समझ में, वर्क करने से कैसे हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पिस्टन को जब हमने इस तरह से पुश किया, मतलब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया मतलब प्रेशर लगा, प्रेशर लगने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ, ठीक है।
ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है, डिक्रीज हुआ तो सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो कम जगह में आ गए, कम जगह में आने से वो बहुत पास पास हो गए, रैंडम मोशन में तो रहेंगे, बहुत पास पास हो गए, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, और इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ने के कारण वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे, इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, और जिस तरह से पहला वाला सिस्टम ये 100 डिग्री सेल्सियस पर था, ये 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, ठीक है। इसको मैंने नोट्स में ये लिखा है, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज टू quickly push the piston inside the cylinder so that gas is compressed and gas gets energy and its temperature increases। अब ये एक कंडीशन भी आप लिख सकते हो कि जब गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग का रीजन वही होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में ज्यादा अप्लाई होता है, और इसीलिए उनकी एनर्जी या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से दो मेथड से हम इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और क्यों हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा? क्योंकि फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी, दूसरा हीट और तीसरा वर्क, ये तीनों का ही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये तीनों का यूज है फर्स्ट लॉ में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इसी बात का जिक्र होता है, वर्क डन, हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको समझने से पहले फिर से हम एक बार वर्क डन और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा, प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज या इंक्रीज होगा, ये हम एक बार वापस देखते हैं दूसरी मेथड से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम ये ही लेते हैं, पिस्टन के साथ सिलेंड्रिकल एक शेप, ये पिस्टन, यही डायग्राम आपको अभी बनाना है, ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब देखो यहां कहीं इस तरह से ये मॉलिक्यूल था बिफोर, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे अभी, एज इट इज है, तब ये यहां था, ठीक है। फिर हो सकता है बाद में ये यहां आ जाए, कुछ भी हम जो कर रहे हैं उसके बाद वो यहां आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि या तो इसको हीट दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम इस पर वर्क कर रहा है, पिस्टन पर, मतलब ये जो गैस है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मतलब ये जो पिस्टन है ये आउटसाइड जाएगा, पिस्टन गोज टू आउटसाइड, ठीक है। ये पिस्टन कैसा जाएगा? आउटसाइड, जब ये सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम किस पे वर्क कर रहा है? पिस्टन पर, ठीक है। जब सिस्टम पिस्टन पर वर्क करेगा तो पिस्टन बाहर जाएगा, मतलब यहां से जो गैस है वो धक्का देगी, बहुत ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है, उसको वॉल्यूम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, या मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मूव करेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब इनको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, तो ये पिस्टन को पीछे धकेलेगी, ठीक है। तो ऐसे समय पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम
इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये पिस्टन से टकराएंगे, पिस्टन पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, ये मोमेंटम लूज करेंगे। गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पिस्टन पर स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक ऑन पिस्टन, ठीक है। तो क्या करेंगे, लूज देयर मोमेंटम, मोमेंटम लूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा, अब क्या कर रहा है, सिस्टम पिस्टन पर वर्क कर रहा है। तो यहां पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सिस्टम पिस्टन पर वर्क कर रहा है। हमको देखना क्या है, सिस्टम को देखना है, ठीक है। सिस्टम को देखना है तो सिस्टम क्या कर रहा है, पिस्टन पर वर्क कर रहा है, इसीलिए ये वर्क कर रहा है, इसलिए वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब जब ये वर्क करेगा तो एनर्जी को लूज करेगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो इस समय जब ये इस पर वर्क करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इस समय एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये इस पर वर्क कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इसके साथ आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जब ये समझ में आएगा तभी आपको जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई, इसी के अपोजिट हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जब हम पिस्टन को अंदर साइड दे रहे, ठीक है। मैं इसी डायग्राम में समझा रही हूं, लेकिन ये जो चीज है ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है। पहली कंडीशन जब पिस्टन पर गैस वर्क कर रही है या सिस्टम वर्क कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, मैं पिस्टन को इनसाइड, पिस्टन पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, पिस्टन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स किस साइड जाएंगे, दबेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोमेंटम गेन करेंगे क्योंकि ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। तो ये मोमेंटम लूज नहीं करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे होते जाएगी, उल्टी होते जाएगी। फिर अब वर्क सिस्टम पर कोई और कर रहा है, जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो पॉजिटिव होता है, पर कोई सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो ये वर्क हो जाएगा नेगेटिव। और इससे क्या होगा, वॉल्यूम, ये गैस कंप्रेस हो रही है, हमने जस्ट अभी इसके पहले पढ़ा था। तो जब गैस कंप्रेस होती है तो क्या होता है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आया, मतलब जब पिस्टन अंदर के साइड वर्क कर रहा है तो इसको एनर्जी मिल रही है, बाय वर्क डन हम एनर्जी बढ़ा रहे थे ना इंटरनल, बस वही सिस्टम है। तो जब हम इसको इधर प्रेस करेंगे तो एनर्जी इसकी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव। ये सब सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, आई बात समझ में। तो ये चीज यदि आपको समझ में आ गई, कब वर्क डन पॉजिटिव है, कब वर्क डन नेगेटिव है, दूसरा कब हीट एनर्जी या इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, कब हीट एनर्जी नेगेटिव है, कब हीट एनर्जी पॉजिटिव है, ये जो चीजें समझ में आ जाएगी आपको, तो आपको समझो पूरा थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया। ये चीजें बस कंफ्यूज करने वाली है, ठीक है। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम पर कोई वर्क करता है तो वो वर्क नेगेटिव होता है।
जब सिस्टम एनर्जी देता है किसी को तो वो एनर्जी नेगेटिव होती है, जब सिस्टम किसी से एनर्जी लेता है तो वो पॉजिटिव होती है। बस ये चीजें है वो ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और ये तो फंडामेंटल्स थे फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए। ये जो दोनों चीजें है ना, ये फर्स्ट लॉ पढ़ने के लिए पहले अच्छे से समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, उसके लिए फंडामेंटल थे। अब हम पहले समझेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद स्टेटमेंट देंगे हम फर्स्ट लॉ का, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके लिए अभी हम यही ले रहे हैं, सिस्टम अभी जो बनाया था, सिलेंडर, और ये इसका पिस्टन, ये सिस्टम, ठीक है। अब इसका हम, ये जो पिस्टन है इसका हम एरिया ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पिस्टन का, ठीक है। अब यहाँ जो फोर्स सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है इसका प्रेशर हम ले लेते हैं कांस्टेंट, तो प्रेशर ले लेते हैं स्मॉल पी, और ये सिस्टम पर वर्क कर रहा है, वर्क पर सिस्टम वर्क पर पिस्टन पर वर्क करेगा सिस्टम, तो ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, मतलब ये पिस्टन पीछे चला जाएगा, है ना। अब ये पिस्टन यहां चला गया, पहले यहां था, अब इसने वर्क किया, किसने, सिस्टम ने इस पर वर्क किया, तो ये गैस फैल जाएगी यहां तक, और ये जो है पिस्टन वो ये वाली पोजीशन ले लेगा, और ये जो डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक तय किया है ये dx ले लेते हैं, मतलब इतना चेंज आया। तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम पहले इतना था vi, और बाद में ये वॉल्यूम इतना बढ़ गया, तो इसको फाइनल वॉल्यूम ले लेते हैं हम vf, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज आया, पहले इतना वॉल्यूम था vi, फिर ये वॉल्यूम इतना हो गया vf, ठीक है। ये मैम ये समझा नहीं। ये नहीं समझा? अभी तक हमने जो पिस्टन वगैरह लिया और सिलेंडर लिया वो सब समझा था, वो समझा था ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वो ही सिलेंडर लिया है वैसा ही पिस्टन लिया है, ठीक है, वो ही सिलेंडर है वैसा ही पिस्टन है। अभी हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, मतलब गैस, गैस ये सिलेंडर में रखी हुई है, तो ये गैस है, इसका प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, और हम इस जो गैस है इसकी किसी तरह से एनर्जी बढ़ा रहे हैं, या इसको एनर्जी दे रहे हैं, या इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और किस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस साइड से। तो क्या हो रहा है, यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है, ये पिस्टन पर वर्क कर रही है, पिस्टन पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ऐसे एफ पिस्टन पर, ठीक है। तो क्या होगा, पिस्टन पीछे सरकेगा, ठीक है, पिस्टन पीछे सरकेगा, तो ये पिस्टन अब इस पोजीशन में आ गया। क्यों आया, क्योंकि गैस ने इस पिस्टन पर वर्क किया, तो ये इस पोजीशन में आ गया। आ रही है बात समझ में? तो अब पहले इतना वॉल्यूम था पिस्टन का, पहले इतना वॉल्यूम था, या सिस्टम का बोलो, क्योंकि इतनी जगह में गैस थी,
तो इसका वॉल्यूम गैस का कितना था, VI कंसीडर कर। जब पिस्टन पीछे हट गया मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब जब पीछे हट गया तो ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ये वाला पिस्टन नहीं रहेगा, ये पिस्टन पीछे हो गया। आ रही है बात समझ में? ये पिस्टन पीछे हो गया तो अब ये वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हमने ले लिया VF। आई क्या बात समझ में? हाँ, अब ये जो पिस्टन यहां से यहां तक गया, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं dx, और ये एरिया हमने ले लिया था इसका v, एरिया ले लिया था a एरिया ले लिया, और ये जो डिस्टेंस जितना सरका है वो जितना आगे बढ़ा है वो dx ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना फोर्स इस गैस ने इस पिस्टन पे लगाया वो कितना हो जाएगा, P इंटू ए। ये समझ में आया? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, यही लिया है मैंने। ये समझ में आया? यस। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, dw। क्यों dw लिया, क्योंकि बस dx ही वो मूव हो रहा है, इतना ही डिस्टेंस मूव हो रहा है। तो dw वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ पर क्या है, पी ए, तो ये ले लिया हमने P इंटू ए, और ये dx। अब एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रही है, एरिया तो वही है, तो ये जो है एरिया इंटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसा आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ये ले रहे हैं ना, इतना ले रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है वॉल्यूम का, तो ये क्या ले लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, अब हम टोटल वर्क डन लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, इनिशियल स्टेज इसकी थी vi, और फाइनल में हमने इसको ले लिया vf, तो इसका लिमिट क्या हो गया, vi से vf। अब इसको सॉल्व करें, तो ये P तो हमने पहले ही बोला था, प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने, तो प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और लिमिट vi, और ये vf, तो क्या हो जाएगा P। अब जब इसको पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट vf, फिर लोअर लिमिट vi। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया, P इन ब्रैकेट vf माइनस vi, ये इतना वर्क डन हो गया। ये वर्क डन किसका है, सिस्टम का वर्क डन है, किस पर, पिस्टन पर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये चीज आपको समझनी है कि वर्क डन इतना होता है, और वर्क सिस्टम जब वर्क करता है तो वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम ये बात करते हैं कि जब हमने इस सिस्टम को इंटरनल एनर्जी दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूं, अभी इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैंने सिस्टम को इंटरनल एनर्जी दिया, और इंटरनल एनर्जी देने हीट देने के बाद कोई वर्क परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये सिस्टम लिया था, मैंने सिस्टम को हीट दिया। ठीक है, हीट मतलब Q। ठीक है, अब ये Q हीट देने पर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ये पूरी हीट इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये एक, इसको मैंने हीट दिया, ठीक है, पर ये कोई हीट दिया, गर्म हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। तब ये जो हमने जितनी हीट दी वो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, ये कंडीशन है। ठीक है, फिर दूसरा क्या कंडीशन हो जाएगी, अब यहां मैंने कोई हीट नहीं दिया, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने ये हीट नहीं दिया और ये वर्क परफॉर्म कर रहा है अपने मन से। ठीक है, हमने इसे हीट नहीं दिया पर ये वर्क परफॉर्म कर रहा है। वर्क परफॉर्म करेगा मतलब ये जो सिस्टम है वो हीट लूज करेगा। ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में से उतनी हीट निकल जाएगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस क्यू। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, ये भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमने किसी सिस्टम को एनर्जी हीट दिया और वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम की पूरी इंटरनल एनर्जी के कितनी होगी, जितनी हीट दिया वो उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन हम हीट भी नहीं दे रहे और यदि ये सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, हमने हीट नहीं दिया, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दिया, फिर भी वो सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, उसकी एनर्जी तो जाएगी ना वर्क करने में, तो उस समय उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी मतलब उसकी जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी वर्क करने में परफॉर्म होगी, और जब वो वर्क करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कैसा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन को हम यदि ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, Q माइनस W। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो हमने क्या बोला था, दो तरीके से बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी दो तरीके से बढ़ती है, एक तो हीट एनर्जी देके या वर्क करके। ठीक है, तो अब यदि हीट एनर्जी दिया तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और यदि वो वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। वो सिस्टम यदि वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम कर रही है। ये दोनों बातों को यदि हम एक साथ जोड़ दें तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मिल जाता है इसको मैं यदि रीअरेंज करती हूँ तो Q को मैं यही रहने दूं और डेल्टा U इज इक्वल टू Q वही रहने देना है, तो W को इधर लाए तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख करके समझाना चाहूंगी। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये है एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, कैसे स्टेटमेंट देंगे इसका, कि जितना हम हीट एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो वो जो हीट एनर्जी है वो दो काम करती है। वो हीट एनर्जी दो काम करती है, एक तो वो गैस मॉलिक्यूल या वो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, दूसरा उस पर वर्क परफॉर्म करती है।
ठीक है, वो इंटरनल एनर्जी वर्क परफॉर्म करने के वो जो हीट है वो गैस मॉलिक्यूल के थ्रू वर्क परफॉर्म करने पर काम आ रही है, और एक तरफ वो उनकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है और उनके द्वारा वर्क परफॉर्म करने के भी काम आ रही है। ठीक है, तो जो हम हीट देते हैं वो दो पार्ट्स में काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और एक वर्क परफॉर्म करवाती है। ठीक है, किसके थ्रू? गैस के। हमने ये क्या लिया था कि गैस वर्क परफॉर्म कर रही है, ये सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में? तो क्या क्या हुआ, जो हम हीट एनर्जी देते हैं वो दो पार्ट में काम करती है, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और दूसरा वर्क परफॉर्म करवाती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो हम हीट दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाता है, कुछ पार्ट वर्क में जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट हम कैसे देंगे? व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट Q is given to a system, then this amount of heat uses to increase the internal energy of system and some part of it used to do work on the system. ठीक है, कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है और कुछ पार्ट वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका और एक्सप्लेनेशन, ये इतना हो गया, यहां से ही आपको ये फर्स्ट लॉ देना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया स्टेटमेंट का। ठीक है, इसके बाद इसको एग्जाम्पल के साथ हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आपको और अच्छे से समझने के लिए, ये बुक में भी दिया हुआ है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W, और जब स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे हम तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखना है। ठीक है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी। हमने बहुत पहले जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा था तब हम लेके चले थे U। ठीक है, अब एक केस हम इस तरह से लेते हैं, फर्स्ट केस, तीन केस में देखते हैं हम ये इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिस्टम को एनर्जी देते हैं। हमने क्या किया, सिस्टम को Q कितनी एनर्जी दिया हमने? 200 जूल सिस्टम को दे रहे हैं, तो क्या हो गई एनर्जी? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम ले रहा है एनर्जी। ठीक है, फिर ये सिस्टम कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था हमें सिस्टम को देखना है, तो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। वर्क की भी क्या बोलते हैं यूनिट होती है जूल, और हीट एनर्जी सबकी यूनिट होती है जूल, तो दोनों ही जूल मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहां से एनर्जी, हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी देने पर जो सिस्टम है ये वर्क परफॉर्म कर रहा है 100 जूल। तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? Q है 200 जूल और वर्क परफॉर्म कर रहे 100 जूल, दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 100 जूल। मतलब इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इंटरनल एनर्जी में इतना गेन होगा। मतलब जैसे हमारे पास 200 रुपए है, उसमें से 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास 100 रुपए बचेंगे। ठीक है, ये ही सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका यूज हो रहा है, फर्स्ट लॉ का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड केस में मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है। जब हम एनर्जी दे रहे हैं और वो सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है तब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीज होगी। अब सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में हम ये इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं, मतलब सिस्टम इतनी हीट लूज कर रहा है, दे रहा है, बाहर दे रहा है, तो ये चीज हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, दूसरा, अब इस सिस्टम पर
इस सिस्टम पर बाहर से कोई वर्क कर रहा है, ये इतना लूज कर रहा है हीट एनर्जी, पर कोई बाहर से इस पर वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम पर वर्क करता है, तो वो वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, यही मैंने कहा था कि आपको ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वर्क हो जाएगा नेगेटिव। तब फॉर्मूला तो यही है, यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, और -100J। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? दोनों -200 और ये +100, मतलब -100। तब ये वाली चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस में रहेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम। मतलब क्या हुआ कि आपके पास आ रहा है 100 रुपीज, आप किसी को दे रहे हो 200 रुपीज। ठीक है, तो आपको कितना लॉस हो रहा है? 100 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब वो 100 रुपीज आप कहाँ से दे रहे हो? अपने पास जो जमा रुपए थे उसमें से दे रहे हो ना। इंटरनल अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे आपका इंटरनल अमाउंट कम हुआ। ठीक है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी उसके पास जो एनर्जी थी उसमें से और 100 जूल एनर्जी उसकी खर्च हुई, मतलब नेगेटिव रही, मतलब डिक्रीज हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी। और जब ऐसी कंडीशन है, समझ में आया? तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड केस में ये हो सकता है कि आप इस पे 200 जूल जितना ले रहे हो उतना ही वर्क कर रहे हो। ठीक है, या जितना दे रहे हो उतना ही कोई तुम पर वर्क कर रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा? जीरो। जितना दिया उतना लिया, या जितना लिया उतना दिया। 200 रुपए लिया और 200 रुपए दिया, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता ना, जीरो हो जाता है। तो आपकी इंटरनल एनर्जी कैसे हो जाएगी? जीरो। मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपके जमा पूंजी में कोई चेंज नहीं आएगा यदि आपने 200 रुपए लिया और 200 रुपए दिया। समझ में आया? तो ये तीनों कंडीशन है जो आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद में, अभी यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो ये रिपीट करके देखो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ जमा खर्च हो रहा है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो जिस तरीके से समझ में आता है वो एग्जाम्पल लेकर के आप समझो। जैसे अब मैंने 100 रुपए लेना 200 रुपए देना, ये कंडीशन इससे समझाया। आपको खुद को जैसे समझ में आता है वैसे समझो, लेकिन एनर्जी कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें समझोगे और स्टार्टिंग से थर्मोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से एक बार समझ लिया ना आपने, आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसे आपको समझ के खुद लिखना है। समझ लिया एक बार तो खुद लिख सकोगे, ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, और जो डेरिवेशन वगैरह है वो बहुत ही मतलब ऐसे बच्चों के लायक डेरिवेशन, सिर्फ उसमें चीजें समझने लायक है। और वो चीज क्या समझने लायक है कि प्लस और माइनस कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से पहले ये वीडियो अच्छे से देखो बार बार, और उसके बाद अपनी बुक को रीड करो। आप अपनी बुक को रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आज हम रुकते हैं। इसके बाद में आपका इसके आगे आएगा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल। तो वो एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक है, और इससे थोड़ा सा हटके रहेगा। वेरिएबल मतलब वही होता है प्रेशर, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, यही सारे वेरिएबल जो चेंज होते हैं। जो चीज चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होगी थर्मोडायनामिक्स में, वो ही सब वेरिएबल में आएंगे। तो ये चीजें हम बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसको अच्छे से समझो, और वो नया टॉपिक है इसलिए मैं आज शुरू नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो।
मैम इसके पहले वाले चार्ज में हम नहीं थे तो मैं ग्रुप में डालेंगे हाँ वीडियो। हाँ वीडियो डालूंगी, मैं आज डाल दूंगी और ये वाला वीडियो उसके बाद डाल दूंगी, ठीक है? क्योंकि यस। उसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करना रहता है ना, तो वो टाइम